आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीज। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के सुपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीएल के सभी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था इस टाइम पे मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका यह पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी थी। दोस्तों आप सभी लोग का टारगेट रहेगा कि एनसीएल एग्जाम पे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना। दोस्तों ये मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और दिन तीसरा है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। मुझे पूरी उम्मीद आप सभी लोग से बनता होगा, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोल है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो संख्या दी रहती है और जिसे विभक्त करने के लिए बोला जाता है उन दोनों का आपस में भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या है 3428। 3428 में हम क्या करते हैं, 13 का भाग लगा देते हैं। तो हम 13 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार में चला गया तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 8 बचेगा। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 छंग 78। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया 8। और 13 कितना होता है, 13 39। 48 में जब हम 39 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 8। और यही जो शेष फल है, इसी शेषफल को हम यदि इस संख्या से घटाते हैं तो वह 13 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 8। यदि हम इसी शेषफल को 3428 में से घटाएंगे तो वह 13 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 8 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि 3428 में से 8 संख्या घटाने पर वह 13 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। बहुत ही इजी है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक टंकी, ठीक है, जो 12 बाल्टियों में भर जाती है। जब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी होती है, 13.5 लीटर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये टंकी है, ठीक है, जो ये टंकी है तो टंकी की कैपेसिटी कितना है, यानी कि टंकी में कितना पानी आता है, हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता, यानी कि टंकी की कैपेसिटी। तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 12 बाल्टी है और यहाँ पे एक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × 13.5, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 162 लीटर। यानी कि जो टंकी है उस टंकी में 162 लीटर पानी आता है और हमें इसी 162 लीटर पानी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से भराना है। तो हम क्या करेंगे, जो 162 है उसमें 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बाल्टियों की संख्या को पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाल्टियों की संख्या। तो बाल्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता बटे
एक बाल्टी की क्षमता, टंकी की धारिता बटे एक बाल्टी की क्षमता। तो टंकी की धारिता कितनी आई थी? टंकी की धारिता आई थी 162 और एक टंकी का क्षमता कितनी है? एक टंकी की क्षमता है एक बाल्टी की क्षमता कितनी है? 9 है। तो हम 162 में 9 का भाग दे देते तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा? जब हम 162 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो 162 लीटर पानी है उसे 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से भरा जा सकेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 225 मीटर लंबी छोर के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए थे। इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे थे। दो क्रमागत पेड़ों के बीच कितनी दूरी है हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी एक एक पेड़ लगाए गए हैं। और कितने पेड़ लगाए गए हैं? 26 पेड़ लगाए गए हैं। यानी कि एक पेड़ यहाँ पे लगा है और एक पेड़ यहाँ पे लगा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पेड़ लगे हैं आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे लिया है 26 पेड़ हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो आप सभी लोग को बताना है कि इन 26 पेड़ों में कितने गैप होंगे, यानी कि कितने कितने के गैप होंगे इस टाइप से। तो 1 2 3, इसी टाइप से हम यदि 26 तक जाते हैं तो 26 पेड़ों में कुल कितने गैप होंगे? 25 गैप होंगे। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो 26 पेड़ों के बीच कितना गैप होगा? 25 का होगा। हम इसी 25 को जब हम क्या करेंगे, इसी 25 को हम 225 मीटर से भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बटे 25। जब हम 225 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर आ जाएगा। यानी कि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया था? 225 मीटर लंबे छोर के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगे हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे हुए हैं। तो आरंभ में हमने लगा दिया एक पेड़ और अंत में लगा दिया एक पेड़। ठीक है, और इस बीच में कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो हमने इस टाइप से 26 पेड़ लगा दिए। 26 तक जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो 26 पेड़ लगे हुए हैं, तो इन 26 पेड़ों के बीच में कितनी जगह होगी? इस टाइप से यदि आप गिनेंगे 26 तक तो 25 गैप आएंगे। इसी 25 का हम क्या करेंगे? 225 में भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? 3 लड़कों की औसत आयु, यानी कि तीनों लड़कों की जो एवरेज है कितना दे दिया गया है? 16 वर्ष दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु, यानी कि तीनों लड़कों की आयु कितनी है हमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु। तो तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, 3 में हम 16 का गुणा करा देंगे। तो 3 में हम जब 16 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। यानी कि प्रत्येक लड़की की आयु कितनी थी? 16 थी और लड़के कितने थे? 3 थे। 16 में हम जब 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है? हमें सबसे छोटे लड़के की आयु को ज्ञात करना है, जबकि उनका अनुपात कितना है? 4:5:7 है। तो इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो यही सबसे छोटा लड़का कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटे लड़के की आयु। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे छोटे लड़के की आयु। आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुल आयु कितनी थी? 48 वर्ष थी। और यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करेंगे? ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात इनको आपस में जोड़ देंगे इसके बटे पे। तो 4 + 5 + 7। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 5 कितने हो गए? 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयु बराबर 48 इंटू 4/16। आप इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 3 48। तो 3 और 4 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च में परिवर्तन ना हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसकी पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आई होप आप सभी लोग से बनता होगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि उसके खर्च में परिवर्तन ना हो। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी बटे 100 धन ऋण वृद्धि या कमी इंटू 100। ठीक है, जब भी वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला सिंबल का यूज करते हैं, और जब हम घाटा होता है यानी कि हानि होती है तो माइनस वाले चिन्ह का यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई थी, 25% की हुई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 बटे, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 + 25, और यहाँ पे हमें 100 का गुणा कराना था तो आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 125 इंटू 100। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि 20% की वृद्धि कराने पर, यानी कि 20% की कमी करने पर उसके खर्च में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग उस फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो मुझे पूरा विश्वास आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही करेंगे। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे हमें क्या ज्ञात करना, मध्यानुपाती, और जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यानुपाती बराबर, क्या करते हैं हमेशा अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ पे 6 और 24 दिया है, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो 6 × 24 क्या करते हैं, जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या दी रहती है उनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो 24 व 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो 6 और 24 का जब हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आप सभी लोग करा लीजिए, कितना आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कितने पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। आप सभी लोग बताएं, जब हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 पैसों का भाग दे देते हैं। मैंने कई बार बताया है आपको। तो हम क्या करते हैं, 100 पैसे का भाग दे देते हैं। तो ये जो है तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.50। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/20 यानी कि 0.05। ठीक है, आप सभी लोग इन वैल्यू को याद कर लीजिए। कितना आ गया, 1/10, सॉरी 1/2, 1/10, और यहाँ पे कितना आ गया 1/20। यानी कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग बताएं। अभी हमने ज्ञात किया था 1/2 रुपये। ठीक है, 10 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/10 रुपये, और 5 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/20 रुपये। इतना हमने ज्ञात कर लिया था। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है।
मेन पॉइंट क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला सिक्का कितना था, 1/2 था, दूसरा कितना था, 1/10 था, और तीसरा था 1/20। इसमें हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। इन सिक्कों में हम x का गुणा करा देते हैं तो सिक्कों की संख्या समान हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है क्वेश्चन पे, 130। ठीक है, हमने क्या करा दिया, जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के को हमने माना था उनमें इन से पैसों का गुणा करा दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमने इन्हें गुणा करा दिया, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/2, यहाँ पे आ जाएगा x/10, और यहाँ पे आ जाएगा x/20 बराबर 130। आप सभी लोग 2, 10 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे 130 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 2 12 1 13 x, 13x/20 बराबर 130। आप सभी लोग इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 130 इंटू 20 बटे कितना आया था, 13 आया था। तो 13 को हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 और 20 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम हैं 26 नवंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। यदि आपने उससे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है तो कितनी है, x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 4x। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x है तो पिता की हो जाएगी 4x। क्वेश्चन पे यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो आप सभी लोग बताएं पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी रही होगी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु रही होगी x-5, यानी कि वर्तमान आयु से यदि हम 5 को घटा देते हैं तो 5 वर्ष पहले की आयु प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, और पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो पिता की आयु रही होगी 4x-5। अब यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यानी कि पुत्र की आयु में हमें 7 का गुणा करा देना है तो आंसर आ जाएगा। बस हमारा समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू x-5 बराबर 4x-5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7x-35 बराबर 4x-5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7x-4x बराबर -5 प्लस 35। पक्षांतर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 10। अब क्वेश्चन पे किसकी आयु बोला है, क्वेश्चन पे बोला है पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था 4x, और x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10 बराबर 40 वर्ष। बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। आप सभी लोग सोचें, जैसे कि यहाँ पे एक कोई स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल पे 75% जो है तो लड़के हैं,
75% जो है तो लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियां कितने प्रतिशत होंगी। तो आप सभी लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा लड़कियां होंगी 25%। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिला के हमेशा 100% रहता है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत है 25%। ठीक है, लड़कियों का कितना प्रतिशत आ गया, 25%। अब क्वेश्चन पे बोला है लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। यानी कि जो स्कूल पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट का 25% जो है तो लड़कियां हैं। और 25% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। यानी कि टोटल स्टूडेंट का 25% कितना है, 420 है। क्वेश्चन पे यही बताया गया है। तो हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इंटू 25/100 बराबर 420। तो यहाँ पे कितना आएगा आप सभी लोग बताएं, टोटल स्टूडेंट्स बराबर 420 इंटू 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 420 व 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1680। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 1680 आ गए। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 420। तो क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कियों की संख्या को घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 1260। यानी कि उस स्कूल पे 1260 लड़के हैं व 420 लड़कियां हैं। तो कौन से ऑप्शन पे रहेगा आप आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा से भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने हमेशा आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिस पे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हो और रेलगाड़ी की लंबाई भी दी हो तो उसको आपस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेलगाड़ी की हमें गति यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है आप सभी लोग बताएं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप सभी लोग सोचेंगे दूरी क्या होगी, आप सभी लोग बताएं क्या होगा। यहाँ पे समय तो दिया 36 सेकंड है, लेकिन दूरी क्या होगी, जो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हो और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही उसके लिए दूरी का काम करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 160 प्लस 320 बटे 36। ठीक है, हमने तो यहाँ पे लिख दिया ना इतना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग इसे जोड़ें। तो यहाँ पे चाल क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, चाल बराबर चाल आ जाएगी 480 बटे 36। यानी कि इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 40 बटे 3। ठीक है, 12 3 36, 12 चौका 48। ठीक है, अब यहाँ पे किस में आया है, मीटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड पे। यहाँ पे चाल किस में आई है, मीटर प्रति सेकंड पे आई है। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटे में अपने को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस चाल पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर 40 बटे 3 और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 18 बटे 5 का गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब 8 और 6 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब लोग का क्वेश्चन रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप सभी लोग स्वयं बताएं, सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सभी लोग समझ जाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि 9√3 इसका राइट आंसर रहेगा। 9√3 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विज़ कराता हूँ और पीडीएफ इसी पे अपलोड करता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ जाइए और इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूँ, जो एग्जाम पे आ सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के, जिसे मैं इस आईडी पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों आप सभी लोग के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे यूट्यूब पर कितने चैनल हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल है, जिसका नाम है केवल एग्जाम रेज। ठीक है, इसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है और इस चैनल को मैं खुद मैनेज करता हूं और मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी लोग मेरा नाम जानते ही होंगे, मैं इस चैनल को मैनेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने मान लिया कि ए बी एक मीनार है, जिसकी छाया क्या हो गई? सी हो गई। छाया इसकी क्या हो गई? सी हो गई। यहाँ पे हमने उन्नयन कोण बना लिया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? एक मीनार की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की कितने गुना है? 1/√3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन पे यही बोला है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√3 इंटू ए बी। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? AB/AC और यहाँ पे आ जाएगा √3। अब यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा लेते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएं? tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है? AB है और आधार क्या है? AC है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स √3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उन्नयन कोण की वैल्यू कितनी आ गई? 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में एक कितनी बार दहाई के स्थान पर आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 90 बार आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक 90 बार दहाई के स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका की एक बेटा सोनू है तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भांजी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पे एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है? 2, 5, 12, 27। तो इसके अगले वर्ण पे क्या आएगा हमें बताना है। तो आप सब लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यदि हम 2 में 2 का गुणा करा के 1 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करा दिए, फिर 1 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 5। इसी प्रकार हम 5 में 2 का गुणा करा के 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 12 आ जाएगा। 12 में हम 2 का गुणा कराते हैं। ठीक है, 12 में हम 2 का गुणा करें, फिर 3 को जोड़ दें तो कितना आ गया? 27। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 27 में 2 का गुणा कराते हैं, फिर 4 को जोड़ देते हैं। तो 27 दूनी 54, 54 4 58।
ठीक है, 58 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि दी गई श्रृंखला का अगला पद होगा 58। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ भाग होता है और भाग का अर्थ क्या होता है, धन होता है, तो हमें बताना इस इक्वेशन पे आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 4, धन की जगह हमें क्या लिखना है माइनस, ठीक है, 8, गुणा की जगह क्या करना है भाग, तो हमने भाग लगा दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 16 डिवाइड प्लस 8 इंटू 2। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 -1 + 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो आप सभी लोग सॉल्व करिए। 16 4 20, 20 2 22, 22 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि असंगत शब्द का चयन करना है। यानी कि इन सभी 4 ऑप्शन में एक ऑड वर्ड लिखा हुआ है, हमें उसे चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और यहाँ पे गवन लिखा है जो कि एक कहानी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डी है असंगत शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लड़के को जानवर, जानवर को भगवान, भगवान को अंधा तथा अंधा को बुद्धिमान कहा जाए तथा बुद्धिमान को मूर्ख कहा जाए तो हम किसकी पूजा करते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि अंधा बोला गया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हम सभी लोग किसकी पूजा करते हैं, अंधा की करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यानी कि 2 वीक में कितने दिन होते हैं। आप सभी लोग बताएंगे 14 दिन होते हैं। और विषम दिन की जब हम गणना करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी एक भी शेषफल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि यहाँ पे शेषफल बच जाता तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाती, जो भी शेषफल रहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।